हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी है भारत सरकार, सी है यूनेस्को और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का ऑप्शन ए सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का अर्थ है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, विषय रहते हैं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम कानून बना सकती है। और केंद्रीय सूची में केवल केंद्र नियम कानून बना सकती है और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न के तीसरा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट को, बी है क्लाइव को, सी है बेंटिक को और सी है कार्नवालिस को। तो तीसरे का ऑप्शन ए सही उत्तर है, चार्ल्स ग्रांट को। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, 2023 में ये पूछा हुआ था। प्रश्न के 4 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए है 21 ए, बी है 27, सी है 29 ग और डी है 23 क। तो चौथे का ऑप्शन ए सही उत्तर है, 21 क। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न। देखिए लगातार 4 प्रश्न जो हो गया, ये 3 प्रश्न, 2, 3 और 4, ये सब रिपीटेड प्रश्न है, पीछे पूछा जा चुका है। जब आप 4 से 5 साल का पेपर पढ़ लेंगे तो आपको देखेंगे कि लगभग हर प्रश्न लगेगा कि पीछे पूछा जा चुका है और पूछा हुआ रहेगा या फिर उससे संबंधित रहेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। ऑप्शन ए है 1857, बी है 1889, सी है 1854 और डी है 1851। तो पांचवे का ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1854। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, 1986। ये अति लघुत्री में पूछा हुआ था। अति लघुत्री से देखिए ये बहुविकल्पी में पूछ लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए है बेंटिक, बी है आकलैंड, सी है मैकाले और डी है एडम स्मिथ। तो सातवें का ऑप्शन सी सही उत्तर है, मैकाले। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा 2023 से जो 2020 तक मैंने सॉल्व कराया है एक एक का अलग अलग, तो आपको याद होगा कि ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ये भी पीछे पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 8 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है नवोदय विद्यालय, सी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस 8वें का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, ह्रास की समस्या से क्या आशय है। ऑप्शन ए है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बी है बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, सी है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना और डी है बच्चे का गांव से पलायन। तो इसका ऑप्शन सी से उत्तर है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। यही है ह्रास की समस्या से आशय। देखिए ह्रास ही अपव्यय होता है। अपव्यय और अवरोधन दो हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो जो अपव्यय होता है, बीच में विद्यालय छोड़कर किसी कारण पर बच्चे की पढ़ाई जो रुक जाती है या बंद हो जाती है, उसको ह्रास या अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन उसे कहते हैं जब बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको अवरोधन कहते हैं। तो जो बी दिया हुआ है बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, ये अवरोधन कहलाएगा। और सी है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, ये ह्रास या अपव्यय कहलाएगा। ह्रास या अपव्यय एक ही चीज होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, बीईपी क्या है। इसका फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा परियोजना, बी है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है, बेसिक शिक्षा परियोजना इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बी है बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, सी है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना है उसका उद्देश्य है, कुछ बच्चे जो होते हैं लंच टाइम में घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर वो आते नहीं हैं दोबारा। तो
बीच में ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है कि बच्चे घर ना जाए, तो इसे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रहना। और ये है बच्चों के नामांकन में वृद्धि। जब मिड डे मील योजना है, कई बच्चे जो होते हैं गरीब तबके के, वो खाने के ही लालच से स्कूल में दाखिला करवा लेते हैं अपना, ये भी हो जाएगा। सी है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ये भी होगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? तो ऑप्शन ए है 10 खंडों में, बी है 23 खंडों में, सी है 15 खंडों में और डी है 8 खंडों में। तो 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर है 23 खंडों में। प्रश्न संख्या 13 है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए है राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, बी है यशपाल समिति 1993, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न संख्या 14 है, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म से ही पता लग जाएगा। NPEGEL का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल क्या होता है? 1 से 8 तक होता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, यही तो होता है, ये प्राथमिक लेवल कहलाता है। इसी के लिए जो NPEGEL होता है, अपवंचित लड़कियों के अध्ययन के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? ऑप्शन ए है UNDP, बी है UNSPA और सी है यूनिसेफ, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न 16 से 30 तक पूछा जाता है। 15 अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, जिसका उत्तर 30 शब्दों में लिखना रहता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है अति लघुत्तरी का, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में साक्षरता स्वतंत्रता के समय 12% थी, बहुत कम थी। यानी 12% ही केवल साक्षर थे, केवल अपना सिग्नेचर कर पाते थे। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना तो दूर की बात है, परंतु वर्तमान समय में 79% हो गई है 2011 के सर्वे के अनुसार। यानी ये भी 2011 के सर्वे के अनुसार है, इस समय तो और ज़्यादा हो गई होगी, 90 से ऊपर परसेंटेज हो गया होगा साक्षरता का। इसके बाद है दूसरा प्रश्न अति लघुत्तरी का, लॉर्ड मैकाले ने अपने, देखिए ये ने के ऊपर यहाँ पे रहेगा एक ही मात्रा, अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित बताया। पहला है भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना और ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। और इसमें दूसरा है, लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारतीय जनता को न्यायिक सैन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षित करना था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या उद्देश्य था? उत्तर लिखेंगे इसका, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, पीछे पूछा जा चुका है, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? इसका उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है, जो कि पोषाहार वितरण योजना में बालकों को देने की व्यवस्था है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, NCF 2005 विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर आया, जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट के आधार पर आया। यह रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका था, ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ था कि शिक्षा बिना बोझ के किससे संबंधित है? तो यशपाल समिति से संबंधित है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था कि NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो लिख सकते हैं आप लर्निंग विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट के आधार पर आया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है?
ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण, हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22। बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर लिखेंगे बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में यूएनओ के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 23 है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। ये रिपीटेड प्रश्न, ये पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम होता है। सेवारत मतलब जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, सेवा में हैं जो टीचर्स। इसमें इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है, यानी उत्तेजित करने वाला वाक्य क्या है? कुछ वाक्य दिए जाते हैं जब भी कोई अभियान चलता है, तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या प्रेरक वाक्य है। देखिए बहुत सारे प्रेरक वाक्य दिए गए थे, उनमें से कुछ का नाम है यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा हर हाथ में कलम, हर मन में ज्ञान, हर घर में रोशनी। दूसरा प्रेरक वाक्य है साक्षरता ही सशक्तिकरण है। तीसरा है पढ़ना लिखना सीखो, नया जीवन जियो। अगला है अंधेरों को मिटाओ, ज्ञान का दीप जलाओ। अगला है एक अक्षर भी सीखना एक बड़ी जीत है। इसके बाद है साक्षर भारत समृद्ध भारत। फिर है पढ़ना लिखना सबका अधिकार है, शिक्षा से मिलेगा उज्जवल भविष्य। ये इतने सारे प्रेरक वाक्य हैं। जब भी कोई अभियान चलता है तो उसमें बहुत सारे प्रेरक वाक्य दिए जाते हैं। तो इसमें से आप 2 या 3 लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अति लघुत्तरी में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं जो भी मैं आंसर देता हूँ थोड़ा बड़ा होता है, तो आप कोई ज़रूरी नहीं आप उतना पढ़िए, आपको कम याद रहेगा तो आप अपने हिसाब से उसको छोटा करके लिख लेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 26। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, यानी 6 से 8 तक के बच्चियों के लिए, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई 2004 में। तो यही है, उसी को कस्तूरबा गांधी विद्यालय कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखेंगे एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करता है। यह शोध कार्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरा है एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करता है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर विकसित किया जाता है। यहाँ पे कार्य पूछा था तो हमने 2 कार्य लिख लिया। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 28। डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? इसका उत्तर लिखेंगे डीपीईपी का प्रारंभ नई शिक्षा नीति 1986 और 1992 के आधार पर किया गया। यह नीति प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची 2005 में शिक्षक के द्वारा क्या दृष्टिकोण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण बच्चों के सीखने में एक सहायक हो, जिससे बच्चों की ज्ञान और सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ। तो इसमें पहला है भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अवसर शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है भारत में शिक्षकों की भारी कमी है। यह कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है।
इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 31 से 40 तक पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और इनका जो उत्तर है 50 शब्दों में लिखना रहता है। तो इसको आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा है प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। अगला जो विशेषता है तीसरा, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। चौथा है, यह आरटीई एक्ट शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों के बेसिक पैरामीटर को स्थापित करता है। पांचवा विशेषता है, इसके तहत ऐसे संस्थान के संचालन पर रोक लगाई जाती है जिसे मान्यता प्राप्त न हो, यानी मान्यता प्राप्त नहीं विद्यालय को बंद किया जा सकता है इसके अनुसार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न 2 कारक प्रमुख थे। प्रथम है, इस आज्ञा पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। द्वितीय कारण है इसका, 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी उसमें भारतीयों को जगह नहीं दिया गया था। तो ये भी यही इसीलिए जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हो गया। इसके बाद है नीचे लिखा हुआ है इसमें, परिणामतः कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों साहित्य और भारतीय विद्वानों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवाद। तो यही था प्राच्य पाश्चात्यवाद का विवाद। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का निम्नलिखित महत्व है। पहला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन होने के कारण छात्रों का विद्यालय में ठहराव होने लगा। तीसरा है, प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा में अधिकतर सुधार हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के बाद। और चौथा है, विद्यालय की ढांचा में सुधार हो सका। पांचवा, प्राथमिक विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही सार्वभौमिक, आगे दिया इसमें, सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे, जो इस प्रकार है। पहला दोष है भारतीय शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा, शिक्षा का व्यवसायीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा व्यावसायिक बना दिया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। रचनात्मकता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष में अगला है तीसरा, सामाजिक असमानता। इस प्रणाली ने
केवल उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, गरीब एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ रहा हूँ इसमें कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं है या फिर ऐसा इसका लैंग्वेज ऐसा है कि आपको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जा रहा होगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी मैं कर दूंगा। इसके बाद चौथा है शिक्षा का औपनिवेशीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। इस प्रणाली ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षित किया और उन्हें अपनी मूल संस्कृति से दूर कर दिया। पांचवा पॉइंट है, यानी पांचवा जो कमी है, दोष है इसमें, शिक्षा का असंतुलन। इस प्रणाली ने शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से वंचित रखा। लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। ये था लॉर्ड मैकाले का शिक्षा जो प्रणाली का के दोष। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 35। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी SOPT। SOPT एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। SOPT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता है अति लघुत्तरी में 1 नंबर का। तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। इसके बाद है, इसमें पूछा हुआ था ना अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक, तो इसमें उद्देश्य लिख के, उद्देश्य हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब उद्देश्य क्या है इसके नीचे देखते हैं। इसमें पहला उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। तीसरा उद्देश्य है बच्चों में नैतिक मूल्य और जीवन कौशल का विकास करना। इसके बाद है प्रमुख घटक भी पूछा हुआ था, तो इसमें हेडिंग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा शिक्षा सामग्री। इसमें लिखेंगे बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है जैसे किताबें, कापी, पेंसिल, रबर आदि। दूसरा है छात्रवृत्ति, गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तीसरा है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन परियोजना। इसमें है यह कार्यक्रम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसमें है बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। चौथा है शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, इसमें है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे वे जीवन में सफल हो सके। बेसिक शिक्षा परियोजना का दूसरा उद्देश्य समानता, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तीसरा है निरक्षरता का उन्मूलन, देश में निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना है। और चौथा है कौशल विकास, यानी बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। पांचवा है सामाजिक जागरूकता, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। इसमें आगे लिखेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे स्कूल चलो अभियान के बारे में, हेडिंग लिखेंगे स्कूल चलो अभियान एक पहल। उसके बाद इसमें हेडिंग लिखेंगे परिचय, इसका परिचय देते हुए परिचय हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे स्कूल चलो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है। यह अभियान शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू किया गया है। इसके बाद है इसका उद्देश्य, स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। दूसरा है शिक्षा के
महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तीसरा है स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। चौथा बाल श्रम को समाप्त करना। और अगला है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसके बाद इसके प्रभाव को लिखेंगे। पहला है स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया है। दूसरा है शिक्षा छोड़ने की दर में कमी आई है। तीसरा है बाल श्रम में कमी आई है। और चौथा लैंगिक समानता में सुधार हुआ है। तो ये सब प्रभाव है स्कूल चलो अभियान के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1998, यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्थापना 1998 में की गई। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बाल श्रमिकों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना। इसका अर्थ है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम के हैं उनको जो खतरनाक कामों में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनको वहाँ से हटाकर शिक्षा से जोड़ना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का कार्य था। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला है राष्ट्रीय श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें खतरनाक रोजगार से मुक्त कराना। दूसरा है बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला है इसमें बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, यानी लोगों को बताना कि राष्ट्रीय बाल श्रम से क्या क्या नुकसान है, बच्चों का विकास नहीं होता है, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाती है, अशिक्षित होती है, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता है। इसमें अगला हेडिंग है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य। इसके कार्य लिखेंगे बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। दूसरा है बाल श्रमिकों को उनके परिवारों तक पहुंचाना। तीसरा लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, उड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे उड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम उड के घोषणा पत्र में क्या था? इसमें पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। उड के घोषणा पत्र में बताया गया था शिक्षा के बारे में। और दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। चौथा है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। पांचवा है महिला शिक्षा, यानी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला हेडिंग इसमें छठवां व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। और सातवां है परीक्षा प्रणाली, यानी परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे यशपाल समिति 1992, जिसे शिक्षा बिना बोझ के समिति भी कहा जाता है। यशपाल समिति के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है पाठ्यक्रम में बदलाव। इसमें लिखेंगे पाठ्यक्रम को कम करके भार कम करना, अनावश्यक विषयों को हटाना। दूसरा है पाठ्यक्रम को गतिशील और प्रासंगिक बनाना। शिक्षा बिना बोझ में बात कही गई। इसके बाद है दूसरा गतिशील बनाना। इसमें अगला पॉइंट है कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना। दूसरा है शिक्षण विधियों में बदलाव। इसमें पहला है रटने के बजाय समझने पर जोर देना। अगला है रचनात्मक और क्रियात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगला है छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करना। फिर तीसरा हेडिंग लिखेंगे बोझ कम करने के अन्य उपाय, यानी जो शिक्षा में बोझ है बच्चों का वो कम करने के लिए उपाय किए गए। उनमें से पहला है भारी वस्तु को हटाना, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। उसके बाद है गृह कार्यों को कम करना। तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। चौथा है परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाना। तो ये सब शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति के सुझाव हो जाएंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।